दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त अंडररेटेड सस्पेंस थ्रिलर तेलुगु मूवी लेकर आया हूँ। अब इस मूवी की बात करूँ तो ये आपको एक पल के लिए भी अपना सर घुमाने नहीं देगी। स्टोरी एक ही जगह पर इस तरह से चल रही होती है कि अगले पल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, और खुद हमारा दिमाग भी जो अंदाजा लगाएगा वैसा भी कुछ नहीं होगा। इसलिए इसकी अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी ने मेरा दिमाग घुमा ही दिया। और लास्ट में जो मैंने इसकी एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया है उसे भी ध्यान से सुनना, जिससे इस मूवी की स्टोरी आपके दिमाग में घर कर जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीन से, जहां एक स्नाइपर किसी ऊंची बिल्डिंग की छत पर चढ़कर अपनी गन सेट कर रहा होता है। अब यहाँ उसका टारगेट एक लड़का होता है जो नीचे एक चेयर पर बैठा होता है। खैर, अब वो स्नाइपर जैसे ही निशाना लगाने वाला होता है तभी वो लड़का अपने फोन की स्क्रीन में स्नाइपर के रिफ्लेक्शन को देख लेता है और इसके बाद वो सीधे किलर की तरफ देखने लगता है। अब एकदम से उस लड़के की नजर अपनी तरफ होते ही वो स्नाइपर डर के मारे नीचे छुप जाता है और सोचने लगता है कि क्या सच में उसने मुझे देख लिया। इसके बाद जब वो स्नाइपर दोबारा निशाना लगाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वो लड़का अब अपनी चेयर पर नहीं होता, और तभी हम देखते हैं कि वो नीचे वाला लड़का ऊपर आकर उल्टा स्नाइपर को ही किडनैप कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक डार्क रूम में स्नाइपर के हाथ बंधे हुए देख पाते हैं। फिर वो लड़का उससे सवाल करता है कि बताओ तुम कौन हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो स्नाइपर जवाब देता है कि मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ, मुझे किसी ने तुम्हें मारने की सुपारी दी है। फिर वो लड़का पूछता है कि किसने, तो वो स्नाइपर कहता है कि वो मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरे टारगेट हो बस। और इतना कहकर वो चालाकी से अपने हाथों की रस्सी खोल लेता है और अपनी गन को उठाकर सीधा उस लड़के को शूट करके जान से मार देता है। इसके बाद वो कहता है कि जैसे दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, ठीक उसी तरह मेरी बुलेट पर लिखा होता है मेरे टारगेट का नाम। और ऐसा कहते ही ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। अब दूसरे सीन में हमें एक कॉफी शॉप दिखाई जाती है जहाँ लोग हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और एक सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा होता है। तभी हमें आगे बढ़ने से पहले कॉफी शॉप की क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है कि कॉफी शॉप हमारा दूसरा घर होती है। सुख हो, दुख हो, मीटिंग हो या काम, हर सिचुएशन में हमें कॉफी शॉप याद आती है। इस बीच तरह तरह के लोग यहाँ बैठकर अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि आज इस कॉफी शॉप में किस किस की जिंदगी बदलने वाली है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस मूवी की असली कहानी, जो शुरू होती है सुरेश से, जो इस कॉफी शॉप का मैनेजर है। अब सुरेश की खासियत ये है कि उसके बैंक बैलेंस में जितने पैसे नहीं होते, उसकी लाइफ में उतनी गर्लफ्रेंड्स होती हैं। यानी जो भी लड़की उसे नजर आती है वो उसे छेड़ने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। हम देखते हैं कि वो एक लड़की से फोन पर बात कर रहा होता है और तभी किसी दूसरी लड़की का कॉल आ जाता है, जिसके बाद वो हंसते हुए फोन स्विच करता है और दोनों को मैनेज करने की कोशिश करता है। इसी दौरान माही नाम की एक लड़की वहाँ आती है और माही की बात करें तो वो हर रोज इसी कॉफी शॉप पर आकर सुबह से शाम तक अपनी कंपनी का काम करती है और उसका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब यही होता है। इसके बाद हम वहाँ के एक वेटर आनंद को देखते हैं जो सुरेश से कहता है कि भाई ये माही तुम्हारी नजरों से कैसे बच गई। तो सुरेश जवाब देता है कि अरे आनंद, मैं लड़कियों को पटाता हूँ न कि लड़कों को। जरा इस लड़की को ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हें किसी भी एंगल से लड़की नजर आती है। तो इस बात पर अब ये दोनों हंसने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर इस कॉफी शॉप पर आते हैं और असल में यहाँ उस डायरेक्टर ने एक राइटर को बुलाया होता है ताकि वो प्रोड्यूसर को अपनी कहानी सुना सके। इसी बीच हम देखते हैं कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट भी कर रहा होता है कि सर, इस मूवी में मैं ही हीरो बनूंगा, क्योंकि जिस तरह का रोल इस मूवी में किसी एक्टर को देना है वैसा एक्टर मिलना बहुत मुश्किल है, और मिला भी तो पैसे ज्यादा लग जाएगा। तो प्रोड्यूसर कहता है कि वो हम देख लेंगे, लेकिन पहले कहानी तो सुनने दो ताकि पता चल सके कि मूवी कैसी है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी कॉफी शॉप में दो लवर्स भी बैठे होते हैं जिनके नाम होते हैं गिरी और वैदी। देखने में वो दोनों बहुत परेशान लग रहे होते हैं और तभी गिरी वैदी को समझाता है, वैदी फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा हमारे प्यार को समझ लेंगे और हम दोनों को अपना लेंगे। लेकिन वैदी कहती है कि गिरी, तुम पापा को नहीं जानते, वो भले मुझसे प्यार करते हैं लेकिन वो बहुत सख्त भी हैं, इसलिए मुझे इस वक्त बहुत डर लग रहा है क्योंकि उनको पता तो चल चुका है और घर जाते ही वो मुझसे इस बारे में बात भी करेंगे। इसके बाद हम एक दूसरी टेबल पर 3 लोगों को बैठा हुआ देखते हैं, जिसमें से 2 रियल एस्टेट गुंडे होते हैं और एक इनोसेंट आदमी। अब इनकी बातों से हमें अंदाजा लग जाता है कि ये गुंडे उस आदमी की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि उस आदमी की जमीन की वैल्यू 5 करोड़ होती है, लेकिन ये लोग उसे डरा धमकाकर उसी जमीन को 3 करोड़ में खरीदना चाहते हैं।
और इसीलिए आज वो यहाँ पर पेपर्स तैयार करके लाए हैं ताकि गुंडागर्दी के बल पर वो उससे सिग्नेचर्स करवा सके। लेकिन वो आदमी इसके लिए लगातार मना करता है। इसी बीच अब वो राइटर आ जाता है जिसे उस डायरेक्टर ने कहानी सुनाने के लिए बुलाया था, और इस राइटर का नाम होता है पोतना। तो पोतना आते ही सीधे प्रोड्यूसर से पूछता है कि कहिए सर, आपको किस टाइप की कहानी सुननी है। तो प्रोड्यूसर कहता है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे अब तक किसी ने फिल्माया ना हो, बाकी बजट की टेंशन मत लो, वो मैं देख लूंगा। इसके बाद हम सामने वाली टेबल पर एक पुजारी और एक लड़के को देखते हैं, जहाँ वो पुजारी इस लड़के की कुंडली बना रहा होता है और इस काम के लिए उसने उससे 10,000 रुपए लिए होते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़का खुशी खुशी 10,000 रुपए दे देता है, क्योंकि इस वक्त वो अपनी लाइफ से बहुत ही परेशान होता है। खैर, अब थोड़ी देर बाद मूवी की शुरुआत वाला किलर भी इसी कॉफी शॉप पर आता है, यानी उसका अगला टारगेट उसे यही मिलने वाला था। और तभी हम देखते हैं कि उसे वो सुपारी देने वाला आदमी फोन करके कहता है कि थोड़ी देर बाद तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आएगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मारना किसको है। इसलिए तब तक तुम मेरे मैसेज का इंतजार करो, कूल रहो और ऐसे एक्टिंग करो जैसे कि तुम यहाँ सिर्फ कॉफी पीने आए हो। तो ये सुनकर किलर एक कॉफी मंगा लेता है और कॉफी पीने के बाद आनंद से वॉशरूम का रास्ता पूछता है। अब आनंद उसे रास्ता तो बताता है, लेकिन यहाँ वो उस किलर के पीछे एक गन देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या सच में इसके पास गन है। तो आनंद अब ये बात फौरन सुरेश को जाकर बताने की कोशिश करता है, लेकिन सुरेश उस वक्त किसी दूसरी लड़की से फोन पर बिजी होता है, इसलिए उसकी बात पर वो ध्यान नहीं देता। उधर दूसरी तरफ वैदी फिर से गिरी से कहती है कि गिरी, मेरे पापा को हमारे प्यार के बारे में पता लग गया है, अब क्या होगा। तो गिरी कहता है कि अरे वैदी, तुम इतना डरती क्यों हो, उन्हें तो वैसे भी कभी ना कभी पता लगना ही था, तो आज ही सही। पर वैदी कहती है कि तुम मेरे पापा को नहीं जानते, वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर गिरी कहता है कि वैदी, अब समय आ गया है कि हम स्ट्रांग रहें, देखना हम किसी भी तरह से तुम्हारे पापा को मना लेंगे, लेकिन इसमें तुमको मेरा साथ देना होगा, उनके सामने डरना नहीं है। अब आनंद सुरेश के फ्री होते ही उसके पास जाकर बताता है कि सर, हमारी कॉफी शॉप में एक किलर है, उसके पास एक गन है, मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन सुरेश को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो कहता है कि अरे दिवाली के लिए लिया होगा, टेंशन मत लो, और वैसे भी आजकल गन रखना लोगों का शौक हो गया है। खैर, इसी बीच हम देखते हैं कि उसी कॉफी शॉप में कुछ टीनेजर्स एक लड़की का बर्थडे मना रहे होते हैं, और फिर वो केक काटने के बाद सारे फ्रेंड्स उस लड़की के मुंह पर केक लगा देते हैं। तो ये देखकर किलर की टेबल के पास बैठा एक आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आजकल के बच्चों को बर्थडे सेलिब्रेट करना भी नहीं आता, केक लेते हैं काटने के लिए, लेकिन खाने के बजाय एक दूसरे के मुंह पर थोप देते हैं। मन करता है कि एक एक को गोली मार दूं। तो किलर भी मुस्कुराकर कह देता है कि हाँ सर, आपने सही कहा, इन लोगों को असली सेलिब्रेशन करना ही नहीं आता। तभी अचानक वो सुपारी देने वाला बंदा किलर को कॉल करके कहता है कि तुम उस बंदे से बात क्यों कर रहे हो, वो एक पुलिस वाला है। तो ये सुनते ही किलर के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन अपनी सीट से उठकर खड़ा हो जाता है। फिर वापस वो बंदा कहता है कि अरे खड़े क्यों हो गए, उसे शक होगा, चुपचाप बैठ जाओ और नॉर्मल बिहेव करो, क्योंकि पता नहीं वो किसके लिए आया है। इसके बाद किलर दोबारा आनंद के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई, वो वॉशरूम तो बहुत गंदा है, इसलिए दूसरे वॉशरूम का रास्ता बताओ। तो इस बार आनंद डरते डरते उसे दूसरे वॉशरूम का रास्ता बता देता है। इस बीच वॉशरूम जाते वक्त वो किलर उस सुपारी देने वाले आदमी से फोन पर बात करता रहता है, जिस वजह से आनंद फिर से सुरेश के पास जाता है और कहता है कि सर, ये आदमी मुझे गड़बड़ लग रहा है। तो सुरेश इस बार आनंद की बात को कंफर्म करने के लिए उस वॉशरूम की तरफ जाता है जहां वो किलर गया था। अब यहाँ पर वो किलर की बात सुनता है, जो इस वक्त फोन पर बात कर रहा होता है कि आखिर मेरा टारगेट कब मिलेगा, इतनी देर तो हो गई। तो सुपारी देने वाला कहता है कि तुम्हें और इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारा टारगेट कब आएगा और कौन होगा। अब वो किलर वॉशरूम से बाहर आता है और सुरेश को उसकी बातें सुनते हुए देख लेता है। अब सुरेश भी उसकी गन देख लेता है, लेकिन यहाँ किलर उसे इनडायरेक्टली धमका देता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना अगला टारगेट तुम ही बन जाओगे। इसके बाद सुरेश आनंद के पास जाकर कहता है कि हाँ यार, सच में उसके पास गन है। तो आनंद कहता है कि चलो सर, फिर चलकर पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। तो सुरेश कहता है कि थोड़ा रुको यार, थोड़ी देर बाद वो किसी को मार देगा, फिर पुलिस वाले, मीडिया वाले यहाँ आएंगे, जिस वजह से हमारी कॉफी शॉप कुछ दिनों तक बंद हो जाएगी, जिसके बाद मैं और मेरी गर्लफ्रेंड श्रीलंका टूर पर चले जाएंगे। तुम बेवजह माहौल खराब कर रहे हो, वो जो कर रहा है उसे करने दो, हमें क्या। खैर, इधर वो राइटर पोतना प्रोड्यूसर को कई कहानियां सुनाता है, लेकिन प्रोड्यूसर को एक भी पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ वो गुंडे भी उस इनोसेंट आदमी को धमकाते रहते हैं कि अगर इन पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं किए तो मैं तुम्हें मारने का प्लान कर चुका हूँ, अब सोच लो कि मरना है या साइन करना है।
फिर हम देखते हैं कि उनकी ये बातें वो किलर भी सुन लेता है और फौरन सुपारी देने वाले को फोन करके कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि मुझे किसे मारना है, वो मेरी टेबल के सामने ही बैठा है। तो सुपारी देने वाला कहता है कि मुझे नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता होगा कि तुम्हारा टारगेट कौन है, इसलिए जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी वैसे ही वो मैसेज मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। और फिलहाल हमारे पास वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस कॉफी शॉप में कोई भी तुम्हारा टारगेट हो सकता है। इधर हम वैदी को देखते हैं जो गिरी से कहती है कि गिरी, हम पापा से जीत नहीं सकते, इसलिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, या तो हम घर से भाग जाएं, या जुदा हो जाएं, या फिर मर जाएं। तो अब तुम सोच लो कि क्या करना है। खैर, अब कहानी यहाँ से और भी सस्पेंसफुल होने वाली है, क्योंकि अब हम इसी कॉफी शॉप में 2 और लोगों को बैठा हुआ देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों काफी देर से वहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर काफी देर बाद एक आदमी उनके पास आता है और उनसे उनके आईडी वगैरह के बारे में पूछने लगता है। अब वो दोनों पूछते हैं कि आईडी कार्ड की क्या जरूरत है, तो वो आदमी कहता है कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि तुम सही बंदे हो या कोई और। अब आईडी कार्ड और बाकी सारी चीजों को देखने के बाद वो आदमी उन दोनों से कहता है कि आप दोनों थोड़ी देर और बैठो, अभी हमारा एक और आदमी आपके पास आएगा जो आगे का काम संभालेगा। इस तरह वो आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद रवि नाम का एक आदमी और उसकी वाइफ कोमली उस कॉफी शॉप पर आते हैं। फिर यहाँ कोमली रवि से पूछती है कि रवि, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? तो रवि जवाब देता है कि थोड़ी देर रुक जाओ कोमली, तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा, इसलिए जब तक अगर तुम कुछ ऑर्डर करना चाहती हो तो कर लो। इस तरह अब कोमली कॉफी लेने के बहाने वहाँ से चली जाती है और काउंटर पर जाकर सुरेश से इनडायरेक्टली बात करती रहती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में सुरेश का अफेयर इस कोमली से भी होता है, क्योंकि ये भी अक्सर यहाँ पर अपने पति के साथ आती जाती रहती है। खैर, अब कोमली घबराते हुए उससे कहती है कि पता नहीं मेरा हस्बैंड मुझे यहाँ क्यों लाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारे बारे में पता चल गया हो, इसलिए वो मुझे यहाँ तुम्हारे सामने लाया हो, क्योंकि अभी तक उसने मुझे यहाँ लाने की वजह नहीं बताई, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करता। तो सुरेश कहता है कि फिक्र मत करो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा, इसलिए फिलहाल तुम अपने हस्बैंड के पास जाकर बैठ जाओ, मैं कॉफी भिजवाता हूँ। इधर वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर को अपने बारे में बताता है कि मेरे पापा की 2 बीवियां थी, तो मैं अपने पिता की पहली बीवी का बेटा हूँ, जबकि उनकी दूसरी बीवी से भी उनको एक बेटा पैदा हुआ था। और अब मेरे पापा के मरने के बाद मेरा वो सौतेला भाई मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है और सुनने में आया है कि वो मुझे मारना भी चाहता है, इसलिए मैं उससे पहले एक बड़ी फिल्म बनाकर पॉपुलर होना चाहता हूँ और उन पैसों से अपने गाँव का MLA बनना चाहता हूँ, क्योंकि तब मेरा सौतेला भाई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो आगे वो राइटर से कहता है कि इसीलिए मुझे अच्छी सी कहानी सुनाओ जिससे कि मेरा ये काम हो सके। इधर वो किलर इन लोगों की बातें सुन लेता है और प्रोड्यूसर की ये बातें सुनकर सोचने लगता है कि शायद मेरा टारगेट यही प्रोड्यूसर हो सकता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुरेश इसी बीच अपने एक बेस्ट फ्रेंड विक्रम को यहाँ पर बुलाता है और उसे सब कुछ बताने लगता है कि हमारी कॉफी शॉप पर एक किलर आया है और उसके पास एक गन भी है। आगे वो अपने अफेयर के बारे में बताते हुए विक्रम से कहता है कि असल में कोमली का हस्बैंड भी यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि कोमली के पति ने ही उस किलर को सुपारी दी होगी मुझे मारने के लिए, इसलिए प्लीज विक्रम मेरी जान बचा लो। तो विक्रम अब कंफर्म करने के लिए उस किलर के पीछे पीछे जाता है, क्योंकि किलर दोबारा वॉशरूम में अपने बॉस से फोन पर बात करने आया होता है। अब यहाँ पर विक्रम उसकी सारी बातें सुन लेता है कि ये किलर सच में किसी को मारने के लिए ही कॉफी शॉप पर आया है, इसलिए अब वो सुरेश को जाकर बताता है कि ये बंदा किसी को मारने तो आया है, लेकिन किसे मारने वाला है ये अभी कंफर्म नहीं है। तो ये सुनकर सुरेश कहता है कि फिर हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए क्या? तो विक्रम कहता है कि असल में उसका एक बॉस है जो उसे कमांड कर रहा है, इसलिए अगर हम उस किलर को पुलिस के हवाले कर देंगे तो टेम्परेरीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जबकि उसका कमांडर फिर भी बच जाएगा। इसलिए पहले हमें उसे पकड़ना होगा ताकि सारी बात पता लगेगी कि आखिर ये यहाँ किसको मारने आया है। फिर सुरेश पूछता है कि उसको कैसे पकड़ेंगे यार? तो विक्रम कहता है कि वो मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम उसी माही नाम की लड़की के पास जाता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दरअसल ये फ्रेंड्स होते हैं और फिर जब विक्रम उसे सारी बात बताता है तो फिर ये दोनों कॉफी शॉप के वाईफाई के जरिए पता करने लगते हैं कि कौन कौन सा फोन उस वाईफाई से कनेक्टेड है। इसके बाद वो वाईफाई की मदद से वहाँ मौजूद सभी डिवाइसेस यानी मोबाइल्स का मैक एड्रेस पता कर लेते हैं और फिर मैक एड्रेस से उन मोबाइल्स का IMEI नंबर पता कर लेते हैं। इसके बाद वो अपने लिंक से उन IMEI नंबर के जरिए
मोबाइल फोन्स के नंबर्स भी हासिल कर लेते हैं और फिर इस तरह वो किलर का फोन नंबर ट्रैक कर लेते हैं। इसके बाद वो उसकी कॉल हिस्ट्री से उसके कमांडर की लोकेशन पता करने की कोशिश करते हैं और फिर अपने खुफिया सॉफ्टवेयर और लिंक्स के चलते आखिर में उस किलर और उसके कमांडर की बातें सुनने लगते हैं। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि कोमली उस किलर पर भी लाइन मार रही होती है, जबकि वो उसे कोई भाव नहीं दे रहा होता। अब उसी वक्त वो पुलिस वाला एक बंदे को फॉलो करते हुए कैफे से बाहर चला जाता है और ये देखकर वो किलर फौरन अपने कमांडर को फोन करके बताता है कि वो पुलिस वाला यहाँ से जा चुका है, जल्दी से मेरे टारगेट के बारे में पता करो ताकि मैं यहाँ से अपना काम खत्म करके जल्दी निकल जाऊँ। तो कमांडर उससे कहता है कि देखो, इस कॉफी शॉप में कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये तुमसे ज्यादा मुझे पता है, क्योंकि मैं यहीं कहीं बैठकर ये सब देख रहा हूँ। इसलिए मुझे बार बार फोन मत करो, क्योंकि जब मुझे टारगेट मिलेगा तो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा, इसलिए शांति से बैठ जाओ। खैर, उधर दूसरी टेबल पर वो पुजारी उस लड़के की कुंडली बनाकर कहता है कि अरे यार, तुम्हारी जान को तो बहुत खतरा है। मुझे तुम्हारी कुंडली से पता चल गया कि तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें मारना चाहता है। तो वो लड़का कहता है कि हाँ गुरुजी, मेरा जो दोस्त था वो अब मेरा दुश्मन बन चुका है, कुछ उपाय करो और मुझे बचाओ। तो पंडित कहता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो मुझे एक बड़ा यज्ञ करना होगा और इसके लिए पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। तो वो लड़का कहता है कि गुरुजी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, प्लीज थोड़ा कम कर लीजिए। फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि शहर का एमएलए अपने दोनों गनमैन के साथ उस कॉफी शॉप पर आ जाता है और यहाँ उस एमएलए को देखकर मैनेजर सुरेश बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि इस एमएलए की वजह से उसकी जान बच सकती है। अब किलर भी उस एमएलए को देखकर शॉक्ड हो जाता है, इसलिए वो फौरन अपने कमांडर को फोन करके कहता है कि यहाँ तो एमएलए आ गया, अब मैं क्या करूँ। तो कमांडर कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें उससे क्या लेना देना। फिर किलर कहता है कि अगर मेरा टारगेट एमएलए हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो कमांडर जवाब देता है कि तो तुम उस एमएलए को भी गोली मार दोगे और क्या करोगे। फिर किलर कहता है कि इतने कम पैसों में मैं एमएलए को नहीं मार सकता, इसके लिए मुझे और पैसे चाहिए होंगे। तो कमांडर कहता है कि देखो, हमारी डील हो चुकी है और अब तुम्हें सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करना है, चाहे वो कोई एमएलए हो, सीएम हो या फिर पीएम, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब उसी वक्त एमएलए को पता चलता है कि इस कॉफी शॉप की एक और ब्रांच दूसरी जगह है और असल में उसे उसी दूसरी जगह जाना था, न कि इस वाली शॉप पर, क्योंकि उसकी मीटिंग वहाँ पर है। इसके बाद अब वो एमएलए अपने दोनों गनमैन के साथ वहाँ से चला जाता है और उसको जाते हुए देख सुरेश के चेहरे का रंग फिर से फीका पड़ जाता है। फिर एमएलए के जाने के बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला दोबारा कॉफी शॉप पर आता है और फिर से किलर के टेबल के पास जाकर बैठ जाता है। अब किलर का दिमाग उसे देखकर फिर से खराब हो जाता है, जिसके बाद वो वापस कमांडर को फोन करता है। तो वो उससे कहता है कि इस बार तुम अपनी सीट से मत उठना और वहीं बैठे रहना, नहीं तो अब उस पुलिस वाले को शक हो जाएगा। और तभी अचानक वो पुलिस वाला किलर को अपने पास बुलाकर कहता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ एक बड़ा क्राइम होने वाला है, इसलिए तुम सावधान रहना। तो इस तरह वो किलर शॉक्ड तो होता है, लेकिन यहाँ उसे ये भी कंफर्म हो जाता है कि वो पुलिस वाला असल में उसके लिए वहाँ पर नहीं आया। खैर, अब हम देखते हैं कि उसी वक्त गिरी और वैदी के पास वैदी का फादर आ जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि उसको पता लग चुका होता है कि वैदी किसी लड़के के साथ कॉफी शॉप में बैठी है, इसलिए वो सीधा उससे मिलने कॉफी शॉप में आ जाता है। अब पहले तो वो उससे जॉब और घर के बारे में पूछने लगता है और फिर उसके परिवार के बारे में पूछते हुए उसका एड्रेस पूछता है। अब गिरी थोड़ा डरा और सहमा हुआ होता है, इसलिए वो होपलेस होते हुए एक लंबा सा एड्रेस बताने लगता है। तो ये सुनकर वैदी का फादर उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हें अपने घर का एड्रेस बोलने में ही 5 मिनट लग गए, तो फिर आगे की दुनिया का सामना कैसे कर पाओगे जब दुनिया तुम्हें लव मैरिज के बारे में बोलेगी। वो आगे कहता है कि देखो गिरी, मेरी बेटी महलों में रहने वाली है, तुम उसको कंफर्टेबल नहीं रख पाओगे, इसलिए मेरी बेटी के बारे में सोचना छोड़ दो। तो ये सुनकर गिरी कहता है कि अंकल, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि हमेशा उसे खुश रखूंगा। फिर ये सुनकर वैदी का फादर जवाब देता है कि मेरा प्यार तुम्हारे प्यार से ज्यादा है गिरी, मैंने अपनी बेटी को बचपन से पाला है, इसलिए अपने प्यार से उसका कंपैरिजन नहीं करो। तभी वैदी कहती है कि पापा, मैं गिरी से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। तो वैदी का फादर उसे समझाता है कि देखो बेटा, बचपन में जब तुम मिट्टी खाया करती थी तो मैंने तुम्हें डांट कर वो काम करने से रोक लिया था, लेकिन उस वक्त अगर मैं तुम्हें छोड़ देता तो तुम आज मेरे पास नहीं होती। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें पसंद है वो सही है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और मेरे हिसाब से ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। इस तरह वो गिरी के साथ रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देता है। अब सीन सुरेश पर शिफ्ट होता है, जो घबराकर फौरन उस पंडित के पास जाता है और अपने बारे में पूछने लगता है। तो पंडित पहले उससे कहता है कि तुम्हें 1000 रुपए गूगल पे करने होंगे, उसके बाद
बाद ही तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर पता चलेगा। अब गूगल पे करने के बाद वो सुरेश का हाथ देखकर कहता है कि अरे तुम्हारी मौत तो तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कि तुम कब टपक जाओ। तो ये सुनकर सुरेश और घबराने लगता है और सोचता है कि वो किलर सच में पक्का अब मुझे मारने के लिए ही आया है। फिर सीन उन दो बंदों पर शिफ्ट होता है जो बहुत देर से आने वाले आदमी का वेट कर रहे होते हैं और तभी अचानक वहाँ दो और बंदे आते हैं जिनके पास दो बड़े पैसों से भरे बैग होते हैं। दरअसल इन लोगों के बीच हवाला के पैसे का ट्रांसफर हो रहा होता है और यही वजह थी कि वो आदमी जो पहले इनकी आईडी लेकर चेक कर रहा था वो ये जानना चाहता था कि कहीं ये आदमी पुलिस वाले तो नहीं। अब जैसे ही वो लोग आपस में लेन देन करते हैं तो उसी वक्त वो पुलिस वाला उन चारों के पास जाकर उन्हें रोक लेता है और यहाँ वो कहता है कि मुझे पता है इस बैग में 2 करोड़ रुपए हैं और ये सब हवाला के पैसे हैं, इसलिए अब तुम लोग बताओ मुझे ड्यूटी करनी है या पार्टनरशिप करनी है, क्योंकि मुझे अब इसमें से 30% चाहिए, नहीं तो मैं तुम सभी को जेल में डालूंगा और फिर मैं इसमें से इनाम कमा लूंगा। तो अब तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ माही और विक्रम उस कमांडर का लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं जहाँ उसका लोकेशन ठीक उसी कॉफी शॉप के पास दिख रहा होता है। इसके बाद वो दोनों उसे कॉफी शॉप में ढूंढने लगते हैं कि वो कहां पर छुपा हो सकता है और फिर अचानक उसी वक्त कुछ कंपनी वाले कॉफी शॉप पर आकर अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करने लगते हैं। इसके बाद वो सारे कस्टमर्स को कॉफी कप्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं और तभी वो कमांडर किलर को फोन करके कहता है कि कॉफी शॉप पर एक कंपनी वाले कुछ लोग कॉफी शॉप्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो याद रखना कि जिस बंदे को वो कॉफी कप नहीं देंगे वही तुम्हारा टारगेट है। अब ये बात माही और विक्रम भी सुन रहे होते हैं जिसे सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। तो इस तरह अब ये दोनों उन कंपनी वालों को गौर से देखते हैं कि वो किसे कॉफी कप नहीं दे रहे और इसी बीच जब वो कंपनी वाले सुरेश को कॉफी कप देते हैं तो सुरेश मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पहले से ही कॉफी कप्स हैं। तो ये देखकर विक्रम फौरन सुरेश के पास जाता है और कॉफी कप मंगवाकर उसे दे देता है और फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम नहीं लोगे तो मारे जाओगे, चुपचाप इसे ले लो क्योंकि किलर को उस आदमी को मारने का ऑर्डर मिला है जिसके पास ये कॉफी कप नहीं होगा। इसके बाद वो किलर ये देखकर हैरान हो जाता है कि उन कंपनी वालों ने तो सभी लोगों को कप दे दिया है, इसलिए अब वो अपने कमांडर को फोन करके कहता है कि उन्होंने तो सभी को कॉफी कप्स दे दिए हैं, मुझे तो एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखा जिसके पास वो कप ना हो। तो कमांडर जवाब देता है कि अरे यार थोड़ा शांति रखो, ये तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम एक्टिव हो या नहीं। मुझे तो पता है कि कप सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, इसलिए थोड़ा और इंतजार कर लो, अब तुम्हें किसी भी वक्त कमांड मिल सकती है। और अब आता है इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसके बाद हम कोमली को देखते हैं जो अपने हस्बैंड रवि से पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, तुम कुछ बता भी नहीं रहे, आखिर ऐसी क्या बात है। तो रवि उससे कहता है कि बस 5 मिनट और रुक जाओ कोमली, तुम्हें सब पता लग जाएगा। फिर उसी वक्त कमांडर भी किलर को फोन करता है और कहता है कि मेरे पास अपडेट आ गया है, अब बस 5 मिनट के अंदर तुम्हें तुम्हारे टारगेट का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं और वो भी उन हवाला वालों को 5 मिनट का टाइम देता है और कहता है कि इस 5 मिनट के अंदर डिसाइड कर लो कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे या फिर तुम लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन चलूं। उधर वैदी का फादर भी गिरी से कहता है कि मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम देता हूं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मरवा दूंगा। वहीं वो दोनों जमीन हड़पने वाले रियल एस्टेट ब्रोकर भी उस इनोसेंट आदमी को 5 मिनट का टाइम देते हुए कहते हैं कि 5 मिनट में इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दो, नहीं तो अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया समझो। उधर विक्रम भी सुरेश से कहता है कि बस 5 मिनट की ही तो बात है, अब हम उस किलर के कमांडर तक पहुंचने वाले हैं क्योंकि उसकी लोकेशन बता रही है कि वो यहीं कहीं आसपास है। यानी इस तरह अब सारे लोगों के पास अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मिनट का टाइम होता है। तो अब 5 मिनट खत्म होते ही किलर के फोन पर एक मैसेज आता है कि तुम्हारा टारगेट येलो शर्ट वाला आदमी है, वो यहीं तुम्हारे आसपास है, जाओ और उसे मार डालो। तो इसके बाद वो किलर फौरन पूरी कॉफी शॉप में इधर उधर देखने लगता है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने पर भी उसे वो येलो शर्ट वाला आदमी नजर नहीं आता। लेकिन तभी वो देखता है कि एक येलो शर्ट वाला आदमी बाहर से अंदर की तरफ भागता हुआ आ रहा है, जिसे देखकर वो किलर समझ जाता है कि यही मेरा टारगेट है। इसके बाद वो फौरन अपनी गन निकालकर उस आदमी को शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि जब किलर उस येलो शर्ट वाले आदमी को मारने के लिए अपनी गन निकाल रहा था, तभी गिरी को ऐसा लगा था कि वो आदमी अपनी गन निकालकर शायद वैदी के फादर को शूट करने वाला है। इसलिए गिरी अपनी जान की परवाह न करते हुए फौरन वैदी के पिता के आगे आ जाता है, जिसे वैदी का पिता नोटिस कर लेता है। खैर, अब गन फायर की आवाज सुनकर
सुनकर वहाँ के सारे लोग छुपने लगते हैं। इसी बीच अचानक वो पुलिस वाला अपनी गन निकालकर किलर पर पॉइंट करता है और उसे धमकाने लगता है और कहता है कि फौरन अपनी गन नीचे रख दो। तो ये सुनकर अब वो किलर एक आदमी को पकड़ लेता है और फिर उस पुलिस वाले से कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा काम हो गया, क्यों मुझसे पंगा ले रहे हो। तो अब वो पुलिस वाला उस आदमी की जान बचाने के चक्कर में अपनी गन नीचे रख देता है। इसके बाद वो किलर फौरन अपने कमांडर को फोन करता है ताकि उसे गुड न्यूज दे सके, लेकिन वो देखता है कि उस फोन की रिंग तो उस आदमी के मोबाइल में बज रही है जिसे उसने अभी अभी मारा है। और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, यानी उसने हाल ही में जिसे मारा था वो कोई और नहीं बल्कि वही कमांडर था जिसके इशारे पर वो तब से यहीं पर बैठा अपने टारगेट का वेट कर रहा था। खैर, अब किलर का दिमाग चकरा गया होता है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर वो पुलिस वाला तुरंत किलर को हिरासत में ले लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब इसके बाद सीन सीधा फ्लैशबैक में जाता है, जहां हमें पता चलता है कि असल में जब माही और विक्रम उस कमांडर को तलाश रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी तो कॉफी शॉप के बाहर एक गाड़ी में बैठा हुआ है। इसके बाद वो दोनों उससे थोड़ी बहुत बात करने लगते हैं, लेकिन तभी माही उसका फोन छीन लेती है और उसके फोन से किलर के फोन पर मैसेज कर देती है कि तुम्हारा टारगेट असल में येलो शर्ट वाला आदमी है, इसलिए जल्दी उसे मार दो। इस बीच वो आदमी इन दोनों से कहता रहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, जल्दी से मेरा फोन मुझे दो, लेकिन ये दोनों उसकी नहीं सुनते। जिसके बाद माही अलग भागती है और विक्रम भी दूसरी तरफ चला जाता है। और इसी बीच जैसे ही ये आदमी अपना मोबाइल लेने के लिए कॉफी शॉप के अंदर की तरफ भागता है तो किलर उसे देखकर गोली मार देता है, क्योंकि इस आदमी ने असल में येलो शर्ट ही पहन रखी थी। यानी यहाँ हम समझ पाते हैं कि असल में माही ने बहुत ही जल्द अपना दिमाग लगाकर किलर को वो मैसेज कर दिया था ताकि वो किलर ही उसे अपना टारगेट समझकर मार दे। वो ऐसा इसीलिए भी कर पाती है क्योंकि दोनों की बातें काफी देर तक सुनने के बाद वो ये समझ चुकी थी कि किलर ने कभी अपने कमांडर को नहीं देखा है। खैर, अब इस गन फायर की वजह से कई लोगों का भला हो जाता है। एक तरफ गिरी से वैदी का फादर कहता है कि मैं तो तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुमने तो उल्टा मेरी जान बचाई, यानी तुमसे अच्छा लड़का मेरी बेटी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। जिसके बाद वो दोनों के रिश्ते के लिए मान जाता है। इधर सुरेश अपनी करतूतों से बाज आ जाता है कि आज के बाद वो किसी भी लड़की को नहीं देखेगा। उधर वो जमीन हड़पने वाले दोनों आदमी भी इस गन फायर से डर जाते हैं, जिन्हें देखकर वो इनोसेंट बंदा उल्टा उन्हें ही धमकाने लगता है कि तुम दोनों तो खुद इतने बड़े डरपोक हो और मुझे डराने चले थे, इसलिए अब मैं तुमसे नहीं डरूंगा। जाओ, तुमसे जो बनता है वो कर लो। वहाँ पंडित जी के पास वो लड़का बैठा होता है। अब उसे भी पता चल जाता है कि ये पंडित असल में एक फ्रॉड है। वो देखता है कि ये पंडित तो अपनी जान बचाने के लिए ही उल्टा छुप गया, यानी इसे पता ही नहीं था कि इसके साथ ये होने वाला है। तो जब ये खुद को नहीं बचा पाया तो मुझे क्या बचाएगा। दूसरी तरफ हम रवि और कोमली को देखते हैं, जो इस फायर की वजह से किसी जगह पर छुप गए होते हैं। यहाँ रवि उसे बताता है कि कुछ दिनों बाद तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं तुम्हें बर्थडे पर एक फ्लैट गिफ्ट देना चाहता हूँ और उसी सरप्राइज के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया था, लेकिन उल्टा मेरा तो सारा प्लान चौपट हो गया। तो ये सुनकर कोमली बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है, यानी अब वो भी दूसरे लोगों के साथ अफेयर रखने की आदत को छोड़ने की कसम खा लेती है। वहीं पुलिस वाला किलर के साथ साथ उन हवाला वालों को भी गिरफ्तार कर लेता है और फिर वो वही सोचता है कि अगर मैं उन लोगों से हाथ मिलाता तो कुछ परसेंटेज मिलता, लेकिन यहाँ तो एक किलर को गिरफ्तार करने से उल्टा अब प्रमोशन और मेडल्स मिलेंगे। इसी बीच हम उन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर को देखते हैं, जहां वो प्रोड्यूसर दोनों से कहता है कि अब हम एक अच्छी सी फिल्म बनाएंगे जिसमें हम इस कॉफी शॉप में जो कुछ हुआ वही शामिल करेंगे, यानी इस एक इंसिडेंट से वहां बैठे सभी लोगों की जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। लेकिन दोस्तों, ये मूवी का असली क्लाइमेक्स नहीं है। जी हाँ, अभी तो पिक्चर बाकी है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ अगले दिन वो पुलिस वाला विक्रम को पुलिस स्टेशन बुलाता है। अब विक्रम उसे उस दिन की सारी बातें बताता है कि कैसे वो कमांडर खुद ब खुद मारा गया और कैसे हमने उसके मोबाइल को हैक करके ये सारी सिचुएशन क्रिएट की। पर विक्रम कहता है कि एक चीज अभी भी समझ में नहीं आई कि आखिर वो किलर मारने किसे गया था। क्या उसका टारगेट पहले से वहाँ मौजूद था या फिर वो आने वाला था। तो तभी वो पुलिस वाला एक शॉकिंग बात बताता है और कहता है कि वो किलर असल में तुम्हें मारने के लिए यहाँ आया हुआ था। वो बताता है कि असल में उस मरे हुए कमांडर को भी कोई कमांड कर रहा था, जिसके मैसेज पढ़कर हमें पता लगा कि उसका असली शिकार तुम थे। फिर ये सुनकर विक्रम के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि आखिर कोई मुझे क्यों मारेगा, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तो वो पुलिस वाला कहता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, उसके लिए हम बैठे हैं। और उसके ऐसा कहते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अब आता है एक बहुत ही जरूरी सवाल कि आखिर विक्रम को मारना कौन चाहता होगा।
तो मेरे हिसाब से इस काम को करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो लड़की माही होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस दिन सिर्फ उसी कमांडर ने येलो शर्ट नहीं पहनी थी बल्कि खुद विक्रम भी येलो शर्ट पहने हुआ था। हो सकता है कि माही किसी चीज को लेकर विक्रम से खफा हो। हालांकि मूवी में दोनों को इंटेलिजेंट दिखाया गया है, तो हो सकता है कि इसी वजह से माही को विक्रम पसंद ना हो क्योंकि वो उससे ज्यादा टेक्निकली इंटेलेक्ट है। क्योंकि अगर ऐसा होगा इसलिए शायद उसने उस कमांडर को विक्रम की सुपारी दी होगी और फिर उस कमांडर ने वो सुपारी किलर को दी होगी। पर हुआ ये कि विक्रम उल्टा माही से हेल्प लेने आ गया था, तो माही को विक्रम को मारना भी था और खुद को सामने लाने से बचाना भी था। इसलिए उसने जानबूझकर उस कमांडर का मोबाइल हैक किया विक्रम के साथ मिलकर। और फिर जब विक्रम उस कमांडर से जूझ रहा था तो मौका मिलते ही माही ने उसका मोबाइल लेकर किलर के पास मैसेज कर दिया कि येलो शर्ट वाले बंदे यानी विक्रम को मार दो। लेकिन विक्रम तो साइड से निकल गया और इतने में कमांडर अपने येलो कपड़ों के साथ किलर के सामने आ गया, जिससे ये मारा गया। पर इस थ्योरी में एक दिक्कत है और वो ये कि विक्रम को तो सुरेश ने बुलाया था उस किलर के आने के बाद, तो अगर माही उसको मारना चाहती थी तो उसने आखिर कमांडर से किलर को उस कॉफी शॉप में आने के लिए क्यों बोला था? आखिर उसे कैसे पता था कि विक्रम वहां आएगा? तो उसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि शायद उस दिन विक्रम अपने दोस्त सुरेश से मिलने आता होगा, या हो सकता है कि रोज ही आता हो लेकिन टाइमिंग फिक्स नहीं होगी, जिस वजह से माही ने कमांडर को प्रॉपर किलिंग टाइम नहीं बताया था। और इसी वजह से कमांडर भी बार बार किलर को ये बोल रहा था कि मेरे पास जब अपडेट आएगा वैसे ही मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इस तरह से ये साबित हो जाता है कि आखिर में माही ही थी जो विक्रम को मारना चाहती थी। खैर, तो दोस्तों आपको ये मूवी और मेरी थ्योरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।